शंखं चक्रं जलौकां दधतमृतं घटं चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यं शुकपरिविलसनं मौलिमम्बोजनेत्रं कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग एक नए विषय पे बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं। आज हम लोग ना जो भी बात करेंगे, हमारे पास पेशेंट ऐसे आते हैं जो न्यूरोलॉजिकल बीमारियां लेके आते हैं, तो उनका चिकित्सा किस तरह से करना है, कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने हैं, कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट कराने हैं, हमें प्रोसीजर्स कौन से कराने हैं। क्योंकि ये बेसिक चीजें एलोपैथी में तो डॉक्टर्स लोग को बताया जाता है, एमबीबीएस वालों को, लेकिन बीएमएस वालों को नहीं बताया जाता है। तो फिर वो लोग डरते हैं कि हम क्या टेस्ट लिखें, किस तरह से जाने। आज इसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। जमाना बदल गया है, चरक और शुद्ध वाग्भट का जमाना नहीं है। आज के जमाने में हमें लैपटॉप पे पढ़ना पड़ता है, हमें मोबाइल देखना पड़ता है, हमें जीन्स पहनना पड़ता है। समय की मांग है कि एलोपैथी का भी हमें नॉलेज हो, क्योंकि एनाटोमिकली क्या डिफेक्ट हुआ है वो हम लोग दिव्य दृष्टि से नहीं जान सकते हैं। हमें एलोपैथी के जो भी प्रोसीजर्स है, टेस्ट है, उनका सहारा लेना ही पड़ता है। ब्रेन में क्या डिफॉर्मिटी आया है, स्पाइनल कॉर्ड में क्या है, वो हमें एमआरआई सीटी स्कैन से ही पता चलेगा। इसीलिए इसकी अच्छी से जानकारी होगी तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। नहीं तो क्या होता है कि बहुत बार डॉक्टर लोग, बीएमएस डॉक्टर लोग रेफरल लेटर लिखते हैं एलोपैथी डॉक्टर पर, और वहां पे मजाक का पात्र बनते हैं क्योंकि वो कुछ भी लिख देते हैं। तो हमें ऐसा नहीं होना है कि एलोपैथी के रेडियोलॉजिस्ट या पैथोलॉजिस्ट हमारा मजाक उड़ाएं। हमें इसके बारे में पूरे अच्छे से जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आयुष दर्पण प्लेटफॉर्म पे हम लोग वो सब बातें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले कि जब भी हमारे पास पेशेंट आते हैं, कोई भी ब्रेन में इंजरी हो गया, स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हो गया, या ब्रेन रिलेटेड जो भी बीमारियां हैं उनको डायग्नोज करना है, तो हम लोग सीटी स्कैन के लिए भेजते हैं। सीटी स्कैन का मतलब है कंप्यूटेड टोमोग्राफी। सीटी स्कैन कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसको याद रखिए। ये एक इमेजिंग मेथड है जिसमें हम एक्सरे डालते हैं और उससे क्रॉस सेक्शनल पिक्चर्स लेते हैं बॉडी का। और इसमें कोई भी इन्वेजन नहीं होता, मतलब जख्म काट पीट नहीं होता है। और इसमें हम लोग पेशेंट को लिटा देते हैं या बिठा देते हैं और एक्सरे डालते हैं। एक्सरे से वो हमें एक इमेज मिलता है, लेकिन एक्सरे से ज्यादा स्टैंडर्ड है क्योंकि कंप्यूटराइज्ड रहता है ये चीजें। तो इसमें पेनलेस प्रोसेस रहता है और ये फास्ट होता है, और टू डायमेंशनल इमेज मिलता है कोई भी ऑर्गन का, बोन्स का, टिश्यूज का। और ये क्या करता है कि सीटी स्कैन जब रहता है तो ये डिटेल पिक्चर बॉडी का बता देता है, जैसे कि ब्रेन का, चेस्ट का, स्पाइन का, एब्डोमेन का। तो इस टेस्ट की वजह से क्या फायदा होता है, सीटी स्कैन करने से हमें बॉडी में इंफेक्शन है कि नहीं, इन्फेक्शन से कौन सा एरिया अफेक्टेड है वो हमें पता चलता है। जैसे कि मिसेंट्रिक आर्टरी में अगर नोड है, लिम्फ नोड है ना, पेट में लिम्फ नोड है और उसकी वजह से पेट दर्द हो रहा है, तो हम सीटी स्कैन करके पता लगा सकते हैं। एक्सरे से वो ज्यादा पावरफुल रहता है। और हम लोग सर्जन को एक गाइडेंस मिल जाती है कि राइट एरिया में है, या जब बायोप्सी करते हैं तो करेक्ट एरिया पता चल जाता है कि यहाँ पे ये चीज है। इसी तरह से अगर ट्यूमर है या फिर कुछ ऐसे मास का मासेस है, कुछ ना कुछ अवरोध है या कुछ भी है, तो या फिर कैंसर है, वो भी हमें सीटी स्कैन से अच्छे से पता चल जाता है। न्यूरोलॉजिकल सीटी स्कैन जब हम करते हैं तो हमें ब्रेन और स्पाइन अच्छे से पता चलता है। जैसे कि बोन का, ब्रेन का इरेगुलरिटीज कहाँ है, ब्रेन में अगर कोई बेहोश है, सेप्टिसीमिया में है, तो हमने पैथोलॉजिकल टेस्ट किया, लेकिन ब्रेन में क्या अफेक्ट आया है, ब्रेन का मतलब डिफॉर्मिटीज क्या है, ब्रेन में डिजेनरेटिव चेंजेस क्या है। बूढ़े लोग हैं, 60 साल से ऊपर हैं, तो ब्रेन सूखने लगता है,
तो उसमें एट्रोफिक चेंजेस है क्या, ब्रेन सूख रहा है क्या, या फिर उसमें क्या, हर एक चीज ना सीटी स्कैन से पता चलता है। वो एक्सरे में नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो सॉफ्ट ऑर्गन नहीं पता चलता है। एक्सरे से केवल बोन्स का पता चलता है। सॉफ्ट ऑर्गन अगर देखना है कि उसमें क्या है, तो हमें सीटी स्कैन से, कंप्यूटेड टोमोग्राफी से ही हमें पता चलता है। इसमें ब्रेन ट्यूमर, सिस्ट का पता चलता है। ब्रेन में इंफाक्शन है क्या, मतलब कहीं ब्लड सप्लाई नहीं हो रही है, तो पूरा एरिया जो है वो सूख गया होता है, ड्राई हो गया होता है, उसको इंफाक्शन बोलते हैं, वो डेड हो गया होता है। इसी तरह से स्पाइनल स्टेनोसिस, अगर स्पाइनल कैनाल जो है वो नैरो हो गया है, तो वहां पे स्टेनोसिस जैसी कंडीशन होती है, पूरा एकदम वो चिपक जाता है, वहां से फिर कुछ भी काम नहीं हो पाता है। इसी तरह से ब्लड क्लॉट है, इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग है, जिसको स्ट्रोक है पेशेंट को, ब्रेन में रक्त वाहिनियां फूट गई हैं, स्ट्रोक आ गया है, तो वहां पे ब्लड क्लॉट समझना है। इंट्राक्रैनियल ब्लीडिंग कितना हो गया है ब्रेन में, अंदर अंदर खून कितना जमा हो गया है, ये सब जानना है तो सीटी स्कैन से पता चलता है। इस वजह से हिमरेज का पता चलता है। बोन में ट्रॉमा हुआ है, जो हमारा स्कल बोन है उसमें ट्रॉमा हुआ है, या वर्टिब्रास में जो सर्वाइकल वर्टिब्रा है, थोरेसिक वर्टिब्रा है, या फिर लंबर है, सैक्रल है, वहां पे कितना ट्रॉमा हुआ है वो पता चलता है। फिर कैल्सिफिकेशन ब्रेन में हुआ है क्या, स्पाइनल नर्व में हुआ है क्या, या स्पाइनल कॉर्ड में कैल्सिफिकेशन हुआ है वो पता चलता है। इसी तरह से ब्रेन डैमेज हुआ है, तो हेड इंजरी में क्या, हेड इंजरी हुआ तो उसका कितना सिवियरिटी था, और ब्रेन में कहाँ कहाँ डैमेज हुआ है। इस तरह से ब्रेन के और भी डिसऑर्डर्स का हमें अगर पता लगाना है तो सीटी स्कैन बहुत ही यूजफुल रहता है। तो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स रहते हैं जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाता है, तो सीटी स्कैन से हमें प्रॉपर डायग्नोसिस पता चलता है, और हमें यह पता चलता है कि ब्रेन का कौन सा एरिया, लेफ्ट एरिया, राइट एरिया, फ्रंटल एरिया, ऑक्सीपिटल, टेम्पोरल, कौन सा एरिया अफेक्टेड है, सेरेबेलम, मिड ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे अफेक्ट हुआ है, वो हमें अच्छे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए यूजफुल रहता है। और क्या होता है कि जो डार्क स्ट्रक्चर रहता है, जैसे कि हाइपोडेंस डार्क स्ट्रक्चर है, तो वहां पे इंफेक्शन हुआ है या ट्यूमर हुआ है। और जो हाइपर डेंस है, ब्राइट स्ट्रक्चर है, वहां पे हमें पता चलता है कैल्सिफिकेशन है, हिमरेज है, बोन ट्रॉमा है। तो हमें बोन विंडो से डिन जंक्शन ऐसे दिखेगा, हमें पता चलेगा कि यहाँ पे ट्रॉमा हुआ है। और एक्यूट कंडीशन में, जब हमें एकदम इमरजेंसी है, हमें डायग्नोसिस करना है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो एक्सरे से तो बोन्स का पता चलेगा, बोन में फ्रैक्चर है कि नहीं, लेकिन सीटी स्कैन से ब्रेन का हर चीज हम लोग देख सकते हैं, इसलिए सीटी स्कैन को एडवाइस किया जाता है। इसमें रिस्क क्या होता है वो भी हमें मालूम होना चाहिए कि सीटी स्कैन करा रहे हैं तो क्या रिस्क होता है। तो आयोडीन जो रहता है वो कॉन्ट्रास्ट डाई के रूप में आयोडीन का प्रयोग करते हैं। तो कुछ पेशेंट जो होते हैं, सब नहीं, कुछ पेशेंट जो रहते हैं, 1 लाख में एक पेशेंट, उसको एलर्जी रहती है आयोडीन से, और उसके वजह से उसको सांस लेने में ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, उसको खुजली आ सकती है, उसको रैशेस हो सकते हैं, जिसको आयोडीन से एलर्जी है। 1 लाख में एक पेशेंट को होता है, और होता है तो होता ही है। उसी तरह से आयोडीन अगर उसका जो कॉन्ट्रास्ट डाई यूज कर रहे हैं, उसका जो एक्सरे निकालने के लिए जो मशीन से कर रहे हैं, तो उससे नौशिया हो सकते हैं, अलग सिम्टम्स भी आ जाते हैं। तो जैसे कि एक्सरे एग्जामिनेशन करते हैं तो रेडिएशन जैसे नुकसान देता है, वैसे कुछ लोग सेंसिटिव होते हैं जो ये आयोडीन और एक्सरे का एग्जामिनेशन से उनको रिएक्शन होता है बॉडी में, एनाफिलेक्टिक रिएक्शंस होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, तो उनका मैनेजमेंट आईसीयू में करना पड़ता है। तो हमें ये भी जानना चाहिए, हर जो मॉडर्न साइंस की टेक्नोलॉजी है, जितना कामयाब है उतना उसका 1 या 2% उसका साइड इफेक्ट भी रहता है, क्योंकि वो लोग केमिकल का यूज करते हैं, और बहुत सारे रेज यूज करते हैं, एक्सरे करते हैं, या फिर गामा रेज, अल्फा रेज, वो बहुत सारे ऐसे रेज, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स छोड़ते हैं, जिससे हमें पता चलता है कि उसका इमेज आता है, तो हमें पता चलता है। तो वो जब अंदर पेनिट्रेट करके वो रेज जाती हैं, तो उसका नुकसान भी किसी किसी को होता है, सबको होता है ऐसा नहीं है। उसके बाद में, सीटी स्कैन के बाद में आता है एमआरआई स्कैन। तो जैसे एक्सरेज होता है, सीटी स्कैन होता है, उसमें रेडिएशन का यूज होता है। एमआरआई जो रहते हैं, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजेस, उसमें पावरफुल मैग्नेट लगे हुए रहते हैं वो मशीन में, और रेडियो वेव्स रहते हैं। तो सिग्नल जो रहता है वो मैग्नेटिक फील्ड से बाउंस होके बॉडी में जाता है, उसको शरीर में डालते हैं कंप्यूटर की सहायता से, और वह फिर शरीर से निकलते हुए इमेज फॉर्मेशन कर देता है, मतलब उसका फोटो आ जाता है एमआरआई का। तो अलग अलग टिश्यूज का वो टिश्यू जो हम लोग एक्सरे डालते हैं,
मतलब मैग्नेटिक वेव्स डालते हैं, रेडियो वेव्स डालते हैं, तो अलग अलग टिश्यू का अलग अलग तरह का इमेज आता है, और वो अलग अलग सिग्नल देते हैं हमारे जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं या टिश्यूज होते हैं। एमआरआई हमें क्या पता चलाता है कि डिटेल पिक्चर पता चलता है ब्रेन का और नर्व टिश्यूज का, और यह क्लियर पिक्चर हमें क्लियर क्लियर एमआर ब्रेन का हमें पता चलता है। और जहां पे सीटी स्कैन फेल हो जाता है, सीटी स्कैन में उतना क्लियरिटी नहीं होता, एमआरआई और ज्यादा अच्छे से क्लियर क्लियर चीजें पता चलाता है। तो हर डॉक्टर लोग जो न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं या एमडी मेडिसिन होते हैं, वह चाहते हैं कि हम लोग कम पावर का सीटी स्कैन से हम ब्रेन के टिश्यू वगैरह देखें। जब उनको लगता है कि सीटी स्कैन में कोई चीज क्लियर नहीं है, तो वो लोग एमआरआई के लिए रेफर करते हैं, जब उनको और ज्यादा अच्छे से देखना होता है। ये सब नया नया टेक्नोलॉजी आया है आज के जमाने में। और एमआरआई का बहुत बड़ा मशीन होता है, और उसमें खट खुट ऐसे आवाज भी आती है। पेशेंट को आधा घंटा 1 घंटा भी लग जाता है, जितना उसको टाइम लगेगा तो वो लगता ही है। अलग अलग एंगल से वो लोग कॉन्ट्रास्ट से मतलब जो इमेजेस रहता है एमआरआई का वो निकाला जाता है। तो इससे क्या फायदा होता है, इसको एमआरआई से डायग्नोसिस करने में और मॉनिटर करने में बहुत सारे डिजीजेस को पता चलता है जो अफेक्ट करिए ब्रेन को। जैसे कि ब्रेन डिफेक्ट अगर हुआ है ब्रेन में, बर्थ डिफेक्ट हुआ है, मतलब जन्मजात को डिफेक्ट है ब्रेन में, बच्चे का भी हम लोग करा सकते हैं, तो उससे हमें पता चलता है। ब्लीडिंग अगर ब्रेन में हुआ है, सब एरेक्नाइड प्लेस या सब इंट्राक्रैनियल हिमरेज हुआ है, तो हम लोग एमआरआई से ही पता चल सकता है। ब्रेन में इन्फेक्शन है, सेप्टिसीमिया है, सीएसएफ सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड से अगर वो पूरी बॉडी में ब्रेन में स्पाइनल कॉर्ड में इन्फेक्शन हो गया है, तो पेशेंट कोमा में रहता है, तो हम लोग एमआरआई स्कैन से ही पता लगा सकते हैं। ब्रेन में ट्यूमर है कि नहीं वो हमें पता चलता है। हार्मोनल डिसऑर्डर रहता है, जैसे कि एक्रोमेगाली नाम का बीमारी है, गैलेक्टोरिया और कुशिंग सिंड्रोम है, उन सब में हार्मोनल डिसऑर्डर्स है, उससे ब्रेन को क्या अफेक्ट हुआ है वह सारा चीजें एमआरआई से पता चलता है। इसी तरह से एक बीमारी होती है मल्टीपल स्क्लेरोसिस, अलग अलग जगह जगह जख्म हो जाता है, तो वो बहुत बड़ा बीमारी है। वो स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल नर्व, क्रैनियल नर्व, ब्रेन सब जगह बड़े बड़े जख्म हो जाते हैं। मतलब आयुर्वेद के हिसाब से वायु भी बढ़ा हुआ है और वहां पे इन्फेक्शन भी हुआ है, तो सूख जाते हैं बहुत सारी चीजें, बहुत सारे पार्ट्स ऐसे स्पॉट स्पॉट के। तो मल्टीपल स्क्लेरोसिस को भी देखना है तो एमआरआई से ही हमें पता चलता है। इस तरह से स्ट्रोक हुआ है, ब्रेन की रक्तवाहिनी फूट गई है, या फिर इश्चेमिक चेंजेस आ गए हैं, वो हम कैसे पता लगाएंगे कि ब्रेन में वो सप्लाई नहीं हो रही है, या फिर ऑक्लूजन हो गया है, या फिर और भी बहुत सारे कंडीशन रहते हैं जिसमें ब्रेन में रक्त वाहिनी को देखना है, ब्रेन के ड्यूरा मैटर, पिया मैटर, एरेक्टाइड मैटर, इंट्रा एरेक्टाइड मैटर, सब एरेक्टाइड मैटर, इंट्राक्रैनियल हिमरेज, ये सब अगर हमें देखना है तो हमें कैसे पता चलेगा, तो एमआरआई स्कैन से ही पता चलता है। एमआरआई से हमें ये भी पता चलता है कि मसल वीकनेस है कि नहीं, नमनेस और टिंगलिंग है कि नहीं, मसल्स का भी हमें पता चलता है। और एमआरआई का करते हैं तो हमें चेंज इन थिंकिंग और बिहेवियर का भी पता चलता है कि ब्रेन में यहाँ पे ब्रोकास एरिया है, स्पीच सेंटर है, ऑडिटरी सेंटर है, ऑप्टिक सेंटर है। यहाँ अगर अफेक्ट हुआ है सेंस ऑर्गन्स के जो पार्ट हैं ब्रेन में, तो उसका इफेक्ट शरीर में उस पेशेंट का थिंकिंग और बिहेवियर में भी चेंज होगा। हियरिंग लॉस है कि नहीं, वो हमें ब्रेन का जो ऑडिटरी सेंटर है वहां पे अगर कुछ डिफेक्ट है तो ये हमें डायग्नोस करने में इजी जाता है। इस तरह से हेडेक है क्या, या फिर ब्रेन की जो रक्त वाहिनियां है उसमें एनुरिज्म है क्या, एनुरिज्म मतलब वो पतली संकरी हो गई है क्या, या फिर वो क्लॉट हो गया है क्या, क्या है वो सब हमें एमआरआई से ही पता चलता है। या बोलने में तकलीफ है क्या, या देखने में तकलीफ है क्या। इंसान की आंखें अच्छी रहती है, लेकिन ब्रेन में जो अपने मतलब ऑप्टिक एरिया जो रहता है ब्रेन में, वो अगर डिफेक्टिव है तो आंखें अच्छी हैं, लेकिन वहां पे डिफेक्ट इसलिए इंसान को दिखाई नहीं देता है। तो वो, और एमआरआई से तो हमें आंखों का रेटिना वगैरह भी हमें अच्छे से पता चल जाता है कि किस तरह से है। और भी आंखों की टेस्ट हैं, लेकिन एमआरआई से हमें और अच्छे से डायग्नोस करने में इजी जाता है। इसी तरह से एबनॉर्मल रिजल्ट आ सकता है, तो हो सकता है कि एबनॉर्मल ब्लड वेसल्स हैं ब्रेन में, आर्ट्रियो वेनस माल फॉर्मेशन है हेड में, मतलब आर्टरीज और वेन्स का माल फॉर्मेशन है। इस तरह से एकॉस्टिक न्यूरोमा है, मतलब वहां पे कोई गांठ है, ब्लीडिंग इन द ब्रेन, ब्रेन एब्सेस है क्या, कोई मतलब कोई विद्रदी टाइप घाव हो गया है बहुत ज्यादा, या एनुरिज्म रक्त वाहिनी बहुत संकुचित हो गई है, बलून की तरफ फूल गई है कहीं कहीं, या ब्रेन टिश्यू में स्वेलिंग है, या फिर ब्रेन में ट्यूमर है, ब्रेन में डैमेज हुआ है इंजरी की वजह से, चोट लग गई है,
या ब्रेन में पानी हो गया है, जिसको हम हाइड्रोसेफेलस बोलते हैं। छोटे बच्चे जब डिलीवरी करते हैं तो उनका जो पूरा ब्रेन जो रहता है सॉफ्ट रहता है, तो कभी कभी वो जन्मजात हाइड्रोसेफेलस की बीमारी से ग्रसित रहते हैं। या फिर इन्फेक्शन ऑफ द बोन्स, ऑस्टियोमाइलाइटिस है क्या, वो एमआरआई से पता चलता है। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पिट्यूटरी ट्यूमर, पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर ट्यूमर हो गया वो हमें पता चलता है। स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम होता है ब्रेन में या ब्रेन के वेंट्रिकल्स में या पिट्यूटरी ग्लैंड में, तो वो सब चीजें हमें एमआरआई से ही पता चलता है। एमआरआई जो रहता है वह ज्यादातर एक्यूट ट्रॉमा के सिचुएशन में ही नहीं रेकमेंड किया जाता है। एमआरआई करना है तो सीटी स्कैन से ही हमें एक्यूट ट्रॉमा जब होता है, तुरंत एक्सीडेंट हुआ है तो सीटी स्कैन करते हैं। एमआरआई जो रहते हैं उसमें बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का रेडियो वेव्स डालते हैं, तो उससे ब्रेन को और डैमेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, इसलिए एमआरआई पहले नहीं रेकमेंड करते हैं। और दूसरा क्या है कि एमआरआई करते हैं तो पेशेंट जो रहता है वो या तो बेहोश हो या फिर वो उथल पुथल ना करे, एकदम शांत दिमाग वाला चाहिए, नहीं तो उसको एनेस्थीसिया देके तब करना पड़ेगा। अगर वो अंदर मशीन में जाएगा, उथल पुथल करेगा, घबराएगा, एंग्जाइटी होगा, तो वो लाइफ सपोर्ट इक्विपमेंट नहीं है और स्कैनर एरिया में चला गया तो वो बहुत ज्यादा तकलीफ हो सकता है, क्योंकि एमआरआई करने में बहुत टाइम लगता है, कभी कभी एक एक घंटा लग जाता है, तो उसमें पेशेंट को रिलैक्स होके ही लेटना पड़ता है। इसलिए ज्यादातर डॉक्टर लोग एमडी मेडिसिन जब भी भेजते हैं तो नींद का दवाई देते हैं या एनेस्थीसिया देके ही एमआरआई कराते हैं। एक्यूट कंडीशन है, चोट लगा है ब्रेन में, तो वो सीटी स्कैन करते हैं, एमआरआई नहीं करते हैं। उसका कारण ये है कि बहुत टाइम लगता है उसमें एमआरआई के मशीन में डालने में, पूरा बॉडी को अंदर ऐसे अंदर घुसा दिया जाता है, उससे बाहर नहीं निकल सकते हैं। और पेशेंट को ये नहीं होना चाहिए कि तकलीफ रहे, सफोकेशन रहे कि मुझे बाहर निकालो बाहर निकालो, ऐसा वाला पेशेंट हमें नहीं चाहिए। उसी तरह से एक अलग टाइप का एमआरए होता है जिसमें हम लोग मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी करते हैं। उससे ब्लड वेसल जो रहते हैं ब्रेन का वो हम लोग देखते हैं कुछ डाई डाल के, जैसे कि एंजियोग्राफी होता है हार्ट का, उसमें हम लोग डाई डाल के देखते हैं कि रक्तवाहिनी कहाँ कहाँ ब्लॉकेजेस है। उसी तरह से मैग्नेटिक रेजोनेंस एंजियोग्राफी ब्रेन का होता है, वो नया टेक्नोलॉजी एमआरए ऐसा आया है। अब कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन होते हैं, कोई भी आधुनिक शास्त्र, अब वहां पे फिजिक्स का प्रयोग किया गया है, केमिस्ट्री का प्रयोग किया गया है, तो या टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया गया है, मशीन लाए, तो उसके साइड इफेक्ट होते हैं। अब वो कहाँ पे नहीं करना चाहिए। अब क्या है, एमआरआई कर रहे हैं तो कोई भी मेटल्स, आप लोगों ने भी देखा होगा, हर जैसे अंगूठी पहना है, कंगन पहना है, मंगलसूत्र पहना है, या कोई भी मेटल वाली चीजें, बेल्ट पहना है उसमें लोहा लगा है, तो वो सारी चीजें निकलवा देते हैं कि आपको ये घड़ी पहना है, वो सब निकलवा देते हैं। लेकिन अगर किसी ने पेस मेकर है, कार्डियक पेस मेकर है, तो या फिर परमानेंट पेस मेकर है, तो उन लोगों को, क्योंकि वो मेटल का बना है, तो उन लोगों को एमआरआई मना किया गया है, उनको एमआरआई नहीं करना है, उनको सीटी स्कैन करना है। या फिर इंटरनल डिफिब्रिलेटरी डिवाइसेस है, किसी को हार्ट का फिब्रिलेशन का बीमारी है, उसमें एक डिवाइस डाला है, डिफिब्रिलेटरी डिवाइस, हार्ट के अंदर ही वो डाल दिया जाता है, इम्प्लांट करते हैं, तो उनको एमआरआई कभी नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो अच्छा इमेज नहीं आएगा, और वो जो मेटल है वो रिफ्लेक्ट करता है एमआरआई के जो रेडियो वेव्स है, उससे नुकसान हो सकता है। या फिर कॉक्लियर प्रोस्थेसिस, मतलब कान में जो कॉक्लिया होता है, अगर उसका कोई आर्टिफिशियल वो कॉक्लिया डाला है, प्रोस्थेसिस डाला हुआ है, तो उनको भी एमआरआई हम लोग नहीं रेकमेंड करते हैं। या फिर बोन ग्रोथ के लिए स्टिमुलेटर्स डाले हैं, जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही है, तो एलोपैथी साइंस इतना एडवांस हो चुका है कि बोन के ग्रोथ के लिए स्टिमुलेटर्स मशीन कुछ रहती है जो हमेशा कंटिन्यू बोन को स्टिमुलेशन देती है ग्रोथ होने के लिए, तो वो भी मेटल के बने होते हैं, उनको भी रेकमेंड नहीं करते। या फिर जो बैटरी होती है वो भी मेटल का होता है, तो वो रेडियो वेव्स को रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए वो रेकमेंड नहीं करते हैं। या फिर इलेक्ट्रॉनिक इन्फ्यूजन डिवाइसेस डाला है, या फिर इंट्राक्रैनियल एनुरिज्म क्लिप्स, एनुरिज्म ना हो, रक्तवाहिनी संकुचित ना हो, इसलिए इंट्राक्रैनियल अंदर ही डाला जाता है, उनको एमआरआई नहीं करना चाहिए। या फिर अलग इम्प्लांट्स डाले हैं, आंखों में इम्प्लांट्स डाले हैं, या फिर मेटेलिक फॉरेन बॉडी डाला हुआ है, तो ऑकुलर, तो उनमें भी एमआरआई नहीं रिकमेंडेड है। या फिर इसमें मैग्नेटिक स्टोमा प्लग्स वगैरह है, डेंटल इम्प्लांट है, दांत जो है उसमें अगर सोने का या चांदी का या अलग धातु का दांत बनाया हुआ है, ऐसे लोगों को कभी भी ये एमआरआई नहीं करने को अलाउ करते हैं। इसी तरह से किसी का मैग्नेटिक स्फिंक्टर है, जिसका रेक्टम है वो ओपन नहीं होता है, वहां पे मैग्नेटिक स्फिंक्टर लगाया रहता है
कि वो जब भी मल त्याग करें, तो ये सब टेक्नोलॉजी है आज के जमाने में। पेट साफ नहीं हो रहा है तो ये नहीं बोलेंगे कि ब्राह्म मुहूर्त में उठ के वॉकिंग करो, वो लोग स्फिंक्टर बैठा देते हैं। फॉरेन कंट्रीज में ऐसा होता है, तो वो स्फिंक्टर मैग्नेटिक रहता है, बटन दबाओ अपने आप वो मल द्वार खुल जाएगा, पेट साफ हो जाएगा। तो ये भी अगर है वो मेटल का है, तो उनको एमआरआई हम रेकमेंड नहीं करते हैं। या फिर टैटूड आई लाइनर होता है, टैटू बनाया है, तो टैटू बनाने के लिए आई लाइनर वगैरह यूज किया है, तो वहां पे फेरो मैग्नेटिक मटेरियल का यूज होता है। उससे कुछ ऐसे टैटू बनाते हैं ना, तो वो उससे आईज में इरिटेशन होता है, तो उन लोगों को भी हम लोग अलाउ नहीं करते हैं। फेरो मैग्नेटिक आईवीसी फिल्टर होता है, कॉइल्स होता है, स्टेंट होते हैं, तो ये 6 वीक तक सेफ रहते हैं। मतलब और बाद में मतलब बाद में वो ज्यादा डेंजरस हो जाते हैं, वो रेडियो वेव्स को पास करते हैं और बॉडी को डैमेज कर सकते हैं। तो 6 वीक के बाद ये सारे अलग अलग जो इंस्ट्रूमेंट हैं अंदर डाले हुए इम्प्लांट, वो लगाया है, तो उनको एमआरआई नहीं करना चाहिए। अब सीटी स्कैन और एमआरआई में क्या कंपैरिजन किया तो क्या पता चलता है? सीटी ब्रेन में हमें पता चला वो कम पावर का रहता है, और उसके एक्सरेज रहते हैं, वो जाके बॉडी के टिश्यू से टकरा के और इमेजेस देते हैं कंप्यूटर पे, कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। तो अगर ब्लीडिंग इन द ब्रेन है इंजरी की वजह से, तो वो अच्छे से सीटी स्कैन में पता चलता है ब्लीडिंग। उसका भी ऐसा नहीं है कम है, लेकिन वो अच्छा है, पावरफुल है, छोटा भाई है लेकिन वो बहुत काम का है। इसी तरह से जो सीटी स्कैन है, जिसको टिनाइटस है, कान में आवाज आ रही है, कर्ण नाद, कर्ण भेरी, कर्ण श्वेत, उनको सीटी स्कैन यूजफुल रहता है, क्योंकि ये क्या करता है कि इनर ऑडिटरी कैनाल्स को अच्छे से डिस्प्ले करता है, उससे ज्यादा अच्छे से पता चलता है। इसी तरह से सीटी स्कैन से ऑर्गन में टीयर हुआ है या ऑर्गन इंजरी होती है, तो तुरंत और एफिशिएंटली पता चलाता है। एमआरआई करने जाएंगे तो 1 घंटा तक जाओ और बहुत टाइम लगता है, और सीटी स्कैन से तुरंत ही हमें पता चलता है कि ऑर्गन में कहाँ डैमेज है। जैसे कि जो हमारे भारत के एक मंत्री थे, गोपीनाथ मुंडे जी, जैसे उन्होंने 2014 में बीड जिले के थे, तो वो बहुत ही इंटेलिजेंट थे, गोपीनाथ मुंडे जी ओबीसी कास्ट से आते थे, बीड जिले के। तो उन्होंने भाजपा को, वो भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महाराष्ट्र के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने चुनाव जीत लिया, तो वो दिल्ली गए, और दिल्ली में शपथ ग्रहण का प्रोग्राम होने वाला था, तो वो मोदी जी से मिल के आए, और सुबह का टाइम था, उनकी फ्लाइट थी दिल्ली एयरपोर्ट पे, इंदिरा गांधी जो टर्मिनल है T3, तो वो तुरंत अपनी गाड़ी लेके चलने लगे, मतलब खुद ही ड्राइव करने के चलने लगे, और वहां पे सिग्नल का कुछ गड़बड़ हो गया, और उनको एक कार ने उड़ा दिया। मतलब इतना जोर से इंजरी हुआ कि उनका लीवर का डैमेज हो गया, और फिर उनको एम्स में ले जाए गए। एम्स में ले गए तो वहां पे सीटी स्कैन हुआ, एमआरआई नहीं हुआ, सीटी स्कैन हुआ, और उसमें पता चला कि लीवर बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, इतना जोर से एक्सीडेंट हुआ था, बाद में उनकी डेथ हो गई। ऐसे कंडीशन जो बहुत ही सीवियर कंडीशन होता है, जहाँ पे ऑर्गन का डैमेज होता है, वहां पे हम एमआरआई करेंगे, 1 घंटा करेंगे, तब तक पेशेंट मर जाएगा। इसीलिए, और ऑर्गन को देखना है तो एक्सरे से पता नहीं चलेगा अंदर कितना इंजरी है, क्या सर्जरी करना है क्या नहीं। इसलिए सीटी स्कैन जो रहता है, वो ऑर्गन टेयर और ऑर्गन इंजरी को क्विकली और एफिशिएंटली तुरंत बता देता है। इसलिए ऐसे केसेस, इमरजेंसी केसेस में सीटी स्कैन करना पड़ता है। या फिर ब्रोकन बोन्स है वर्टिब्रल बोन्स में, जो स्पाइन में, वो सीटी स्कैन में ज्यादा अच्छे से दिखते हैं। या स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी हुई है, वो भी एमआरआई में तो दिखते हैं, लेकिन एमआरआई में ज्यादा अच्छे से दिखते हैं। लेकिन सीटी स्कैन क्विकली अगर कुछ पता लगाना है, तो पहले सीटी स्कैन ही कराया जाता है। थोड़ा टाइम है, वक्त है, पेशेंट थोड़ा स्टेबल है, तब हम एमआरआई के लिए भेजते हैं, क्योंकि उसमें 1 घंटा लगने का लगता है। इसी तरह से सिटी जो स्कैन होता है, वो फर्स्ट चॉइस रहता है जब आर्टरी रप्चर हो गया है ब्रेन में, उसकी वजह से स्ट्रोक आ गया है, मतलब कुछ मिनट में ही आर्टरी बीपी बढ़ा और स्ट्रोक आ गया, पेशेंट को पैरालिसिस होने लगा, पेशेंट अकड़ के झटके मारने लगा। उस टाइम पे हम सीटी स्कैन ही कराते हैं, पेशेंट को आईसीयू में ले जाके, आईसीयू से सीटी स्कैन के डिपार्टमेंट में ले जाके सीटी स्कैन ही कराते हैं। एमआरआई कराने का वक्त नहीं देता, नहीं तो और ज्यादा डैमेज होगा, पेशेंट की मृत्यु भी हो सकती है। इसी तरह से एमआरआई ब्रेन का क्या फायदा है? एमआरआई थोड़ा हाई पावर का रेडियो वेव्स डालता है, तो और एमआरआई जो रहता है उसमें ये रहता है, अभी जहाँ पे सीटी स्कैन में आयोडीन की अगर एलर्जी है, तो वहां पे तो एमआरआई ही करना पड़ेगा, लेकिन वो पेशेंट स्टेबल है तो। एमआरआई में बहुत ज्यादा मैग्नेटिक इलेक्ट्रिकल रेडियो वेव्स डाले जाते हैं बॉडी में, और वो बॉन्स करते हैं बॉडी से,
और फिर वो कंप्यूटर में डाला जाता है और कंप्यूटर फिर उससे इमेज बनाता है। वो जो ये जो रहते हैं एक्सरे के जो शीट रहते हैं ना, उसमें वो इमेजेस डालता है। एमआरआई के स्कैन आपने देखे होंगे। तो एमआरआई जो रहता है वो हमें जब पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो गया है, ब्रेन में स्ट्रोक आए, हिमरेज हुआ है, तो एमआरआई से हमें इवेलुएट करना है कि ब्रेन के टिश्यू कहाँ कहाँ कितने ज्यादा डैमेज हुए हैं, ब्रेन में ब्लड सप्लाई कहाँ तक नहीं हो रही है, रप्चर आर्टरी कितना है, हमें ट्रीटमेंट देना है। तो एक्यूट कंडीशन में सीटी स्कैन से हमें पता लग गया, ट्रीटमेंट देना शुरू कर दिया, पेशेंट थोड़ा स्टेबल हो गया, बीपी कंट्रोल हो गया, पेशेंट बोलने लगा, खाने लगा, इतना हो गया। उसके बाद एमआरआई करके हमें और ज्यादा अच्छे से समझना है तो एमआरआई कराया जाता है। फिर उसके बाद में इडिमा है, इन्फाक्शन है या लेकुनर इन्फाक्शन है, तो हमें ये डिफ्रेंशिएट करना है कि एडिमा है कि इन्फाक्शन है। तो इन सब में हमें या इन्फेक्शन कितना ज्यादा है उसमें एमआरआई ब्रेन से ही हमें पता चलता है। दूसरा क्या है कि कभी कभी पोस्टीरियर सर्कुलर स्ट्रोक आता है, इन्फेक्शन ऑफ मिड ब्रेन या पॉन्स या मेडुला ऑब्लांगाटा या सेरेबेलम में पीछे के भाग में अगर ऐसा है तो वहां पे सीटी स्कैन काम नहीं करेगा। वहां पे जो छोटे छोटे मेडुला ऑब्लांगाटा है, मिड ब्रेन, पॉन्स है, सेरेबेलम है, उसमें अगर पोस्टीरियर सर्कुलेशन स्ट्रोक आया है पीछे के साइड में, उसमें एमआरआई ब्रेन से ही हमें पता चलता है। इसी तरह से इसमें भी इमेज निकालना है जहां पे काटपीट नहीं करना है, तो एमआरआई जो रहता है उसका ही एक टाइप होता है एमआर सेरेब्रल वेनोग्राम। वो हम सेरेब्रल वेन्स को अच्छे से देखते हैं। इसी तरह से सेरेब्रल आर्टरीज का इमेजिंग करना है, एमआरआई का एक टाइप होता है एमआर आर्टेरियोग्राफी, आर्टरीज को हम लोग देखते हैं, सेरेब्रल आर्टरीज को देखते हैं। इसी तरह से एक और टाइप होता है, इसी का टाइप है अभी क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, साइंटिस्ट लोग और नया करते हैं और नया करते हैं। तो एनुरिज्म या एमोलाइट एंजियोपैथी है, तो उसमें पैरेनकाइमल हिमरेज कितना है, एग्जैक्ट इटियोलॉजी क्या है, क्यों ब्लीड हो रहा है, कहां से ब्लीड हो रहा है, ये अगर जानना है तो एमआरआई ब्रेन का ही अलग अलग और उस मशीन का पावर बढ़ाया जाता है और अच्छे से देखा जाता है। इसी तरह से अगर ऑब्स्ट्रक्टिव हाइपोसेफेलस है, वहां पे सीएसएफ अच्छे से सर्कुलेट नहीं हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन है और एक जगह पानी बहुत जमा हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन का लोकेशन पता करना है तो एमआरआई से ही हमें पता चलता है। अगर ट्यूमर है तो हमें पता चलता है कि वहां पे सूजन कितना है और वहां पे कितना उसकी वजह से इन्वेजन हो गया है सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स में, या फिर ब्रेन में न्यूरो इन्फेक्शन हो गया है तो एग्जैक्ट लोकेशन देखना है, वहां पे सूजन कितनी है इन्फेक्शन की वजह से। और ट्यूबरकुलोमा मतलब ट्यूबरकुलोसिस से कोई गांठ बन गई है क्या, या न्यूरोसिस्टिसेरोसिस मतलब वहां पे सिस्ट वगैरह नर्व के एरिया में मतलब ड्यूरामीटर, पियामीटर या ब्रेन, मिड ब्रेन में या कहीं पर भी अगर देखना है तो न्यूरो इन्फेक्शन से क्या क्या वहां पे प्रॉब्लम हो गई वो हमें एमआरआई से ही पता चलता है। फिर एर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन होता है, उससे ऑब्स्ट्रक्शन हमें पता चलता है। और स्पाइनल सिरिंजोमाइलिया, सिरिंजोमाइलिया मतलब क्या होता है, जहाँ पे सर्वाइकल एरिया रहता है स्पाइनल कॉर्ड का, मतलब गले के पास में, वहां पे कोई गांठ बन जाती है, वहां पे कोई गांठ स्पाइनल कॉर्ड में पड़ती है या लंबर एरिया में पड़ती है, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन के वजह से हमें पता चला ऑब्स्ट्रक्शन कहाँ है, सीएसएफ सर्कुलेट हो रहा है कि नहीं, बॉडी में हीट हो रहा है, बॉडी में बैलेंस जा रहा है, बॉडी का सारा कोऑर्डिनेशन गड़बड़ा रहा है, इसको बोलते हैं एर्नोल्ड चेरी माल फॉर्मेशन। तो वो एग्जैक्ट कहां पर है ये जानना है तो हमें एमआरआई स्कैन से ही पता चलता है। इसी तरह से न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर रहता है, जो छोटे बच्चे हैं उनका डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी है, डाउन सिंड्रोम है या और भी बहुत डिलेड माइलस्टोन है, ऐसे में एमआरआई ही कराते हैं बच्चों का तो हमें ज्यादा अच्छे से पता चलता है। इसी तरह से जहाँ पे सस्पेक्टेड मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो एमआरआई से ही हमें पता चलता है, सीटी स्कैन से नहीं पता चलेगा। इसी तरह से एक्यूट वायरल एनसेफेलाइटिस या पोस्ट एनसेफेलाइटिस सिक्वल, उसके कॉम्प्लिकेशन अगर हो रहे हैं तो हमें कहाँ पे वो चीजें हो रही हैं इन्फेक्शन की वजह से, एनसेफेलाइटिस का मतलब है पूरे ब्रेन में इन्फेक्शन हो रहा है, वायरल इन्फेक्शन पूरे ब्रेन में फैल गया है, या पोस्ट एनसेफेलाइटिस, इंसेफेलाइटिस हुआ इन्फेक्शन की वजह से ब्रेन में कहाँ कहाँ डैमेज हुआ, ये अगर हमें जानना है तो एमआरआई स्कैन से ही पता चलता है। इसी तरह से पिट्यूटरी या ऑर्बिटल पैथोलॉजी रहती है, जैसे आंख का ऑर्बिट है उधर इन्फेक्शन है या पिट्यूटरी ग्लैंड में है, तो एमआरआई से ही पता चलता है।
इसी तरह से कंजेनेटल इन्फेक्शन, जैसे टॉर्च टेस्ट पॉजिटिव है और वहां पे कंजेनेटल इन्फेक्शन है, या बर्थ एस्फेक्सिया है, बर्थ इंजुरीज है, और बच्चा जन्म ले लिया है लेकिन बर्थ इंजुरीज है, या बर्थ होने के बाद सांस लेने में तकलीफ हो रही है उसको, तो क्यों है, या टॉर्च इन्फेक्शन है तब भी बच्चा हो गया, तो उसको अगर हमें देखना है अच्छे से बच्चे का, तो एमआरआई ही करने से अच्छा पता चलता है। इसी तरह से अगर सीजर आ रहा है, फिट्स के झटके आ रहे हैं, आपस मार के झटके आ रहे हैं, तो उसमें वो बार बार हो रहा है, तो या फिर टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, तो वो अगर हमें देखना है तो एमआरआई से ही पता चलता है। इसी तरह से एमआरआई से हमें शरीर में बहुत सारे ज्वाइंट्स हैं, बहुत सारे टेंडन्स और लिगामेंट से सारी संधियां जुड़ी हैं, तो टेंडन्स और लिगामेंट्स को अच्छे तरह से देखना है। जैसे एंटीरियर पोस्टीरियर क्रूस्टेट लिगामेंट नी ज्वाइंट का ब्रेक हो गया, वो हमें कैसे पता चलेगा, एक्सरे से पता चलेगा, लेकिन वो क्लियर नहीं होता, सीटी स्कैन से भी क्लियर नहीं होता, कितना ज्यादा लिगामेंट और टेंडन्स टूटे हैं, फूटे हैं, ब्रेक हो गए हैं, ये सब हमें एमआरआई से ही पता चलता है। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड का हमें अच्छे से देखना है तो एमआरआई से ही पता चलता है। कभी कभी बहुत जोर से एक्सीडेंट हो जाता है, कार एक्सीडेंट होता है। अभी आप लोग को मालूम होगा कि पुणे बॉम्बे हाईवे जो है, एक्सप्रेसवे, जो बाला साहब ठाकरे जी ने नितिन गडकरी जी से बनवाया था, मतलब जब शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट पहली बार इधर आई थी महाराष्ट्र में, तो 2005 या कभी तो आई थी, नहीं उसके पहले ही आई थी। तो जब शिवसेना और बीजेपी की गवर्नमेंट आई थी, तो नितिन गडकरी जी राज्य के परिवहन मंत्री थे। तो शिवसेना के जो बाला साहब ठाकरे थे, वो बोले कि मुझे पुणे बॉम्बे के बीच में एक एक्सप्रेसवे चाहिए, क्योंकि ये बहुत कंजेस्टेड था। लोग को कैसे, पुणे जो है बॉम्बे के पास है और सेकंड होम है बॉम्बे वालों के लिए, तो मुझे यहाँ हाईवे चाहिए। तो किसी मतलब मैं यहाँ पे सबका नाम नहीं ले सकता, किसी ने टेंडर दिया, तो वो 4,000 करोड़ का कुछ तो था बजट। नितिन गडकरी जी बोले कि मेरे को आप 2,000 करोड़ में बना के दो, तो मैं आपको और टेंडर दूंगा। तो वो कंपनी ने बना के दिया, शायद रिलायंस ही था, मुकेश अंबानी का ही था, शायद शायद कंफर्म नहीं है याद। तो उन्होंने 2,000 करोड़ में बनाया। इससे बाला साहब ठाकरे बहुत खुश हो गए, और फिर मोदी जी को भी पता चला कि नितिन गडकरी जी कम पैसे में अच्छा एक्सप्रेसवे बना के दे रहे हैं। तो उन्होंने बाद में, भारत सरकार जब बनी, मोदी जी की गवर्नमेंट बनी, तो नितिन गडकरी जी को वो डिपार्टमेंट दिया गया। और अभी भी पूरे देश में हाईवे वगैरह बनाना है तो नितिन गडकरी जी इतना बढ़िया बना रहे हैं। लेकिन नितिन गडकरी जी ने जब ये एक्सप्रेस वे बनाया, तो एक ना लोनावाला खंडाला के जगह पे एक अमृतांजन ब्रिज करके एक जगह था, वो भूत, मतलब भूतिया एरिया था। वहां पे हर समय, हर दिन कोई ना कोई एक्सीडेंट होता था। तो वहां पे, मतलब वो एरिया ही ऐसे था कि वहां पे प्रेतात्माओं का कुछ तो निवास था। और वो जो टर्निंग था पुणे बॉम्बे एक्सप्रेसवे में, ये आप लोग अगर जाके देखेंगे, अभी तो उड़ा दिया, अभी उसको हटा दिया गया है। वो मतलब ऐसे एक्सीडेंटल प्लेस माना जाता था, वहां पे आत्माएं थी और मैग्नेटिक फील्ड था ऐसा, जो कार को रात को तो एक्सीडेंट होता ही होता था। तो वहां पर इतने सारे स्पाइनल इंजरीज होते थे, हेड इंजरी होते थे, वो एरिया खतरनाक था। तो बाद में स्टडी किया गया कि वो एंगल जो है, टर्निंग जो है, वो अमृतांजन ब्रिज का वो बहुत गलत है, और वहां पे कुछ तो चीजें हैं। तो वो हटा के और हाईवे को अलग तरह से बनाया गया। अब उतने एक्सीडेंट नहीं होते हैं, लेकिन अभी भी कुछ कुछ स्पॉट है वहां पे घाट एरिया में जहाँ पे एक्सीडेंट होते हैं। तो वहां अगर आप लोग देखेंगे, जाके देखेंगे, तो वहां पे स्पाइनल इंजरी, हेड इंजरी के बहुत पेशेंट होते हैं। तो स्पाइनल इंजरी जब होता है, तो एमआरआई ऑफ स्पाइन वो करने से ही हमें पता चलता है स्पाइनल कॉर्ड में इंजरी कितना है। एमआरआई में कोई रेडिएशन नहीं होता है, इसलिए प्रेग्नेंट पेशेंट जो रहती हैं, मतलब जो माताएं, अभी हम लोग करते हैं ना कि एक्सरे जो रहता है वो या यूएसजी सोनोग्राफी बार बार नहीं कराना चाहिए, एक लिमिट तक ही कराना चाहिए, नहीं तो बच्चे को इफेक्ट होता है अल्ट्रासोनोग्राफी से भी। लेकिन अगर हमें माता का कुछ कराना है, प्रेग्नेंट लेडी का, तो एमआरआई जो है वो सबसे सबसे ज्यादा सेफ है। इसलिए एमआरआई हम लोग प्रेग्नेंट लेडीज को भी करा सकते हैं। इसी तरह से हमें टिश्यू का डिफरेंशिएशन अगर देखना है कॉन्ट्रास्ट मीडियम में, और बिना कोई साइड इफेक्ट के देखना है, तो एमआरआई करने से ही हमें बहुत अच्छे से पता चलता है। इसी तरह से अगर माइलोग्राफी करना है, तो वहां पे बिना लंबर पक्चर किए हुए, बिना कॉन्ट्रास्ट इंजेक्शन दिए हुए, बिना कोई जख्म किए हुए, बिना कोई सुई चुभाए हुए अगर माइलोग्राफी करना है, तो वह एमआरआई करके ही हमें पूरा अच्छे से पता चलता है
पूरा मसल्स कैसे बने, किस तरह से बने, क्या है क्या नहीं है, वो सब हमें पता चलता है। इसी तरह से अगर हाई रेजोल्यूशन इमेज निकालना है स्पाइनल कॉर्ड का, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का दिखाना है, नर्व रूट का देखना है, या फिर फैसेटल जॉइंट्स देखना है, या इंटरवर्टिब्रल डिस्क देखना है, मतलब जो अपने वर्टिब्रा के बीच में गादी होती है उनमें अगर देखना है कि उसमें क्या स्पॉन्डिलाइटिस हो रहा है क्या, या फिर वहां पे जो कार्टिलेज है वो घिस गया है क्या, स्लिप डिस्क है, अच्छे से देखना है, तो एमआरआई से बढ़िया कोई भी टेक्निक आज के जमाने में नहीं है। इतना बढ़िया एमआरआई रहता है, हाई रेजोल्यूशन, उसका रेजोल्यूशन का पावर बढ़ा के हम लोग देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हमें इमेज एक्सियल प्लेन में देखना है, कोरोनल प्लेन में देखना है, सैगिटल प्लेन में देखना है, तो वो हम लोग देख सकते हैं। ऐसा हम लोग एक्सरे में नहीं देख सकते हैं। सैगिटल, कोरोनल और एक्सियल वो अंदर से घुस के एमआरआई जब निकाला जाता है अलग अलग इमेजेस आते हैं। एमआरआई आप लोगों ने देखा होगा, तो देखा वो ब्रेन में घुस घुस के वो रेडियोवेव फोटो निकाल के लेके आते हैं। और ऑब्लिक प्लेन में भी देखना है या वॉल्यूमेट्रिक थ्री डी एक्विजिशन में देखना है, तो कुछ मिनटों में ही हमें अच्छे से पता चल जाता है। तो हमें इंटरवर्टिब्रल कैनाल में, सर्वाइकल रीजन में भी देखना है तो हमें पता चल जाता है। एक्सरे और सीटी स्कैन इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना हाई एडवांस नहीं है जितना एमआरआई है। उसी तरह से बहुत सारे पैथोलॉजीज रहते हैं स्पाइनल कॉर्ड में, उसको डिफ्रेंशिएट करना है तो हमें ये एमआरआई जो रहता है वह सबसे अच्छा रहता है। उसमें कोई भी कॉन्ट्रास्ट के लिए कोई भी चीजें नहीं डालनी है स्पाइनल एरिया में या वर्टिब्रा में, हमें तुरंत ही पता चल जाता है। इसी तरह से बहुत सारे पैथोलॉजी रहती है, वो हमें एक्यूरेटली देखना है तो वो हम लोग एमआरआई से ही देख सकते हैं। या फिर पेशेंट को पोस्टीरियर साइड में या बार बार सिम्टम्स आ रहे हैं जहाँ पे रेसिडुअल डिस्क है, स्कार टिश्यू है, एरेक्नोडाइटिस है, एरेक्नोइड मैटर में इन्फ्लेमेशन है, वो देखना है तो ऑपरेशन के बाद क्या क्या इन्फेक्शन वगैरह हो गया है पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट में, वो अगर देखना है तो हमें एमआरआई से अच्छा कोई साधन नहीं है। डीमाइलिनेटिंग लेजन्स, डीमाइलिनेशन ऑफ नर्व्स का मतलब ये है कि जैसे हमारा इलेक्ट्रिकल वायर होता है उसमें एक इंसुलेशन रहता है कि बिजली का करंट नहीं लगता, वो हमें प्रोटेक्ट करता है। वैसे ही हमारे नर्व्स में माइलिन शीथ होता है जो हमारे इलेक्ट्रिक करंट को इधर उधर मतलब वो निकलने नहीं देता है। अगर डीमाइलिनेशन हो रहा है और वहां पे जख्म हो गया है, जैसे वायर कट गया, पुराना वायर आप लोगों ने देखा होगा, वो बहुत पुराना 20 साल पुराना वायर कट कट जाता है कहीं कहीं, तो वहां पे हम इंसुलेशन टेप लगाते हैं ना, वैसे ही डीमाइलिनेटिंग लीजन्स होते हैं। अगर वो डायग्नोस करना है स्पाइनल कॉर्ड का तो उसके लिए एमआरआई से ही बढ़िया कोई भी चीज नहीं है। डीमाइलिनेटिंग डिजीज हो गया, मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, या और भी बहुत सारी बीमारियां होती है उसको, फिर एल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसन डिजीज हो गया, भले उसमें और ट्रीटमेंट है लेकिन एमआरआई से हमें पता चलता है। इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड कॉम्प्रेशन कितना हुआ है तो उसको इवेल्युएट करना है तो उसके लिए सबसे अच्छा एमआरआई ही रहता है। या फिर रेडिकुलोपैथी अगर हमें पता चलना है तो उसके लिए भी एमआरआई से बढ़िया साधन कोई भी नहीं है। अब आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं, मैं थोड़ा 2 मिनट ब्रेक लूंगा। जी। डॉक्टर अभय सर, आप कुछ एमआरआई के बारे में, सीटी स्कैन के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? वीना मैम, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। मनीषा मैम कुछ बोलिए आप लोग, आपको सुनने में बहुत अच्छा लगता है। नहीं सर, मजा आया। हाँ, तो और मैं बताऊं क्या, एक लेक्चर में नहीं होगा, और बहुत सारा है। एक होता है नर्व कंडक्शन स्टडी, अगर न्यूरोलॉजिकल डायग्नोसिस करना है तो एक होता है नर्व कंडक्शन स्टडी। इसमें हमें नर्व का डैमेज और डिस्ट्रक्शन कितना हुआ है वो हमें देखना है, तो नर्व कंडक्शन स्टडी होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि डायमीटर ऑफ द नर्व वो देखते हैं, डिग्री ऑफ माइलिनेशन कितना है वो देखते हैं, माइलिनेशन मतलब ऊपर जो कोटिंग है माइलिन शीट का वो देखते हैं, वो हमें पता चलता है। तो न्यूबॉर्न इन्फेंट्स रहते हैं उनका जो ये वैल्यू रहता है वो एडल्ट के उससे हाफ रहता है, और एडल्ट में वो कभी कभी नॉर्मल हो जाते हैं, तो वो वेरी करता है हर इंसान में माइलिनेशन का। बच्चा अगर 3 से 4 साल का है तो उसका वो बढ़ने लगता है, एडल्ट वैल्यू तक माइलिनेशन का बढ़ने लगता है। तो जो एनसीएस है, नर्व कंडक्शन स्टडी है, उससे हमें पेरिफेरल नर्व जो रहते हैं, पेरिफेरल नर्व्स मतलब जो बाहर की तरफ नर्व्स रहते हैं, हमारे हाथ पैर उसके तरफ जो नर्व्स रहते हैं, उनमें अगर फंक्शन ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, डिसफंक्शन हो रहा है, उसका कॉज क्या है।
अगर अभी बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं कि घुटनों के नीचे उनको सेंसेशन लॉस हो रहा है या हाथ के पंजों में सेंसेशन लॉस हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में नर्व कंडक्शन स्टडी किया जाता है। और वो न्यूरोलॉजिस्ट, जो बड़े बड़े न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, वही करते हैं। नॉर्मल डॉक्टर एमबीबीएस नहीं करता है। तो उससे हमें पता चलता है कि पेरिफेरल नर्व ट्यूमर है क्या, नर्व कंडक्शन स्टडी से। उसमें कुछ तो इलेक्ट्रिक करंट पास कराया जाता है और वो दूसरे एंड में कितना एम्पियर में आ रहा है। इलेक्ट्रिक करंट जो है वो हम लोग एम्पियर में नापते हैं। तो उसकी कुछ मशीनें होती हैं, वो लगाते हैं दो एंड में। एक एंड से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, बहुत कम पावर की इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, और दूसरे एंड में वो कितना आ पा रहा है। तो उससे पता चलता है कि पेरिफेरल नर्व ट्यूमर है कि नहीं, पेरिफेरल न्यूरोपैथीज है कि नहीं, फिर ऑक्सोनोपैथी है कि नहीं। मतलब अलग अलग बीमारियां होती है जो नर्व कंडक्शन के वजह से अच्छे से नहीं हो पा रही, वो पता चलता है। फिर मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, कॉमन पोरोनियल नर्व डिस्फंक्शन, या रिस्ट ड्रॉप, फुट ड्रॉप। फुट ड्रॉप मतलब जो अपने पैर के पंजे हैं वो ऐसे झुक जाते हैं, या फिर अपना रिस्ट ज्वाइंट है, मतलब हाथ का जो पंजा है वो झुक जाता है, उठाया ही नहीं जाता है। यहाँ पे नर्व कंडक्शन अच्छे से नहीं हो पा रहा है। या ट्रॉमेटिक नर्व इंजरी हो गया है, उसको हमें डायग्नोस करना है, तो नर्व कंडक्शन स्टडी से पता चलता है। या फिर कार्पेट टनल सिंड्रोम रहता है, कार्पेट टनल सिंड्रोम, उसमें नर्व एंट्रैपमेंट, जैसे कि गुफा में, गुफा बनाया गया, टनल बनाया गया, उसमें मजदूर लोग फंस गए थे, वैसे ही जो नर्व रहता है वो एंट्रैप्ड हो जाता है, अंदर फंस जाता है, तो वहां पे नर्व कंडक्शन नहीं हो पाता है। उसमें पेन बहुत ज्यादा होता है और कोई भी काम नहीं किया जाता है, पेंसिल नहीं पकड़ सकते हैं या लिख नहीं सकते हैं, खाना नहीं खा सकते हैं, बहुत ज्यादा पेन होता है। तो नर्व एंट्रैपमेंट हो गया है, वहां पे जो कैनाल है वो बंद हो जाता है, मतलब ब्लॉक हो जाता है। तो वो नर्व कंडक्शन स्टडी से ही हमें पता चलता है। इसी तरह से ब्रैकियल एरिया में प्लेक्सोपैथी है क्या, मतलब नर्व प्लेक्सेस जो रहते हैं, नर्व का जो जाल होता है उसमें कोई ना कोई इन्फेक्शन वगैरह हो गया है, तो ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी को भी देखना है, तो वो हमें नर्व कंडक्शन स्टडी से पता चलता है, नर्व में कितना इलेक्ट्रिक करंट करंट पास हो रहा है। डायबिटिक न्यूरोपैथी होती है। डायबिटिक न्यूरोपैथी में क्या होता है, डायबिटीज की वजह से पैर शून्य पड़ जाते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे पेशेंट देखे हैं जो चप्पल या सैंडल पहन के जा रहे हैं गाड़ी में, और उनका अचानक ही पैर से चप्पल निकल गया, पता ही नहीं चला। चल रहे हैं वो लोग बिना चप्पल के और कुछ चुभ गया, पता ही नहीं चलता है। ये डायबिटिक न्यूरोपैथी में, और उसकी वजह से फिर क्या होता है कि डायबिटिक फुट और डायबिटिक अल्सर ऐसा हो जाता है, कुछ चुभ गया तो, क्योंकि उनको पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पे न्यूरोपैथी होती है, मतलब नर्व का कंडक्शन हैम्पर होता है। ये अगर देखना है डायबिटिक न्यूरोपैथी, नर्व बहुत सारे डैमेज हो गए, सड़ गए, तो वो नर्व कंडक्शन स्टडी से ही पता चलता है। या डीमाइलिनेशन हो रहा है, डीमाइलिनेटिंग डिजीज में कभी कभी क्या होता है, पैर का अंगूठा मोड़ना चाहते हैं लेकिन छोटी उंगली हिल रही है, या थर्ड फिंगर हिल रहा है, ऐसा होता है, वहां पे शॉर्ट सर्किट होता है। पैर उठाना चाह रहे हैं लेकिन घुटने उठ रहे हैं, अलग अलग चीजें होती हैं डीमाइलिनेशन में, क्योंकि माइलिन शीथ जो रहती है वो करंट ना इधर उधर पास कर रही है, दूसरे नर्व्स को कर रही है, शॉर्ट सर्किट होता है। ऐसी डीमाइलिनेटिंग डिजीजेस होती हैं। या गुलियन बेर सिंड्रोम होता है, उस पर मैं लेक्चर लूंगा, गुलियन बेर सिंड्रोम, उसको भी नर्व कंडक्शन स्टडी से हमें पता चलना पड़ता है। या सेंसरी मोटर पॉलीन्यूरोपैथी, मतलब सेंसरी नर्व और मोटर नर्व, उसमें बहुत सारे नर्व्स में बहुत सारे इन्फेक्शन हो गया है, तो उसमें बहुत सारे सेंसेस लॉस हो जाते हैं, सेंसरी नर्व भी पता नहीं चल रहा है, और मोटर नर्व मतलब पैर उठा भी नहीं सक रहे हैं, और वहां से कुछ सेंसेशन ब्रेन तक जा भी नहीं रहा है। ऐसे कंडीशन में भी नर्व कंडक्शन स्टडी से हमें पता चलता है। इसी तरह से स्पाइनल इंजरी जब हो जाती है, तो वहां पे बहुत सारे नर्व्स हैं वो डैमेज हो जाते हैं, नर्व कंडक्शन नहीं हो पाते हैं, तो या फिर यूरिन का और स्टूल का कंट्रोल नहीं आ रहा है, तो अगर उसमें नर्व कंडक्शन स्टडी किया जाए तो हमें पता चल पाएगा कि कौन कौन से नर्व इसमें इन्वॉल्व है, कौन कौन से प्लेक्सेस, नर्व के प्लेक्सेस जो जाल है वो इन्वॉल्व है कि नर्व कंडक्शन नहीं हो पा रहे। ऐसे तो एमआरआई सीटी स्कैन से पता ही चलता है, लेकिन नर्व कंडक्शन स्टडी हमें नर्व की पैथोलॉजी को पता लगाने में बहुत अच्छा फायदा होता है। जी, आप लोगों को कुछ और बोलना है तो बोल सकते हैं। ये नर्व कंडक्शन स्टडी हो गया। एक होता है ईएमजी, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, जिसमें मसल्स को हमें देखना है, मसल्स का वीकनेस, जैसे मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, मस्कुलर एट्रोफी हो गया, मसल्स का अगर हमें देखना है तो हमें ईएमजी कराना पड़ता है, इलेक्ट्रोमायोग्राफी।
तो उसमें हम लोग जिन लोगों का मसल बहुत वीक हो गया है या फिर मसल स्ट्रेंथ कम हो गया है उसमें ईएमजी कराते हैं। तो इसमें हमें पता चलता है कि मसल वीकनेस इंजरी की वजह से है या कि जो नर्व अटैच है मसल से उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है उसकी वजह से कोई डिफेक्ट है, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है या फिर अल्जाइमर है, पार्किंसन है। उसमें मसल्स जो जैसे पार्किंसन में इंसान क्या रहता है कि डोपामाइन का गोली खा रहे हैं, लिवेडोपा मिथैलोडोपा वगैरह खा रहे हैं तो वो काम करेगा। ऐसे ही अल्जाइमर्स में भी रहता है कि वो नियोस्टिकमाइन जैसी दवाइयां खा रहे हैं तो वो सारे काम कर रहे हैं, क्योंकि वहां पे न्यूरो ट्रांसमीटर नर्व एंडिंग में वो दिया जाता है आर्टिफिशियली, तो इंसान सब काम कर रहे हैं, नहीं तो वो अटक जाएगा, उसका मेमोरी लॉस होगा। तो यहाँ पे मसल्स का भी वीकनेस आता है, वो मसल वीकनेस कितना है, इंजरी की वजह से है क्या, या नर्व अटैच जो मसल्स हैं उसमें कुछ डिसफंक्शन है क्या, न्यूरोमस्कुलर मस्कुलर जंक्शन में कुछ डिफेक्ट है क्या, या न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से वीकनेस है। ये हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी, मायो मतलब मसल्स, उसकी ग्राफी करके इलेक्ट्रोमायोग्राफी, वो भी जैसे ईसीजी मशीन होता है वैसे उसकी मशीन होती है, वो वहां पे ऐसे कॉर्ड डाल देते हैं और वो स्क्रीन पे दिखता है कि यहाँ पे मसल्स कितना वीक है कितना नहीं है, मसल्स में कंडक्शन कितना हो रहा है, मसल्स का हर चीज वहां पे पता चलता है। उसमें इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पता चलती है ब्रेन से, स्पाइनल कॉर्ड से, पेरिफेरल नर्व रूट से, जो मसल्स को कंट्रोल करती है जब कॉन्ट्रैक्शन होता है या रेस्ट पोजीशन में रहता है। तो इलेक्ट्रोमायोग्राफी से मसल्स के बारे में जानकारी पता चलती है। तो ये जो नर्व कंडक्शन स्टडी है उसके साथ में ही इलेक्ट्रोमायोग्राफी भी किया जाता है, उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो दिया जा रहा है न, तो उससे हमें पता चलता है नर्व की कितनी एबिलिटी है और वो मसल तक कितना पास हो रही है और मसल उसको कितना रेस्पॉन्स कर रहा है। मसल कमजोर होगा तो वो उतना रेस्पॉन्स नहीं कर पाएगा। और जो मसल्स जो कॉन्ट्रैक्शन और रेस्ट में जो काम कर रहे हैं वो मसल्स पे कितना काम हो रहा है, वो मसल्स का ताकत कितना है वो हमें पता चलता है। जो लोग ईएमजी या नर्व कंडक्शन करते हैं, नर्व कंडक्शन टेस्ट कराते हैं, तो उनको कॉफी पीने के लिए मना किया जाता है या चॉकलेट जिसमें कैफीन होता है वो मना किया जाता है, और उनको 2 से 3 घंटे तक सिगरेट स्मोक, बीड़ी या हुक्का या सिगार ये सब स्मोकिंग नहीं करना है, या जो लोग स्मोकिंग कर रहे हैं उनसे दूर रखना होता है। या जो लोग एस्पिरिन खा रहे हैं, मतलब खून पतला करने का दवाई इकोस्प्रिन वगैरह खा रहे हैं, तो वो मना किया जाता है। या जो क्रोसिन वगैरह खा रहे हैं, पैरासिटामोल, पेन किलर खा रहे हैं, वो मना किया जाता है कि आपका अभी ईएमजी वगैरह कराया जा रहा है, ईएमजी और एनसीएस नर्व कंडक्शन टेस्ट कराया जा रहा है, तो आपको पेन किलर कोई भी नहीं खाना है। नॉन स्टेरॉयडल एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स, पैरासिटामोल, क्रोसिन, ब्रूफेन, वोवेरॉन और कॉम्बीफ्लेम, जितने भी पेन किलर है वो सब बंद कराया जाता है 24 घंटे पहले। उसी तरह से ऐसे तो कोई भी तकलीफ नहीं होती है इलेक्ट्रोमायोग्राफी करने के लिए। और ये कब कब कराया जाता है इलेक्ट्रोमायोग्राफी, तो जहां पे अल्कोहलिक न्यूरोपैथी होती है, मतलब शराब पीने से नर्व खराब हो गए हैं और मसल बहुत वीक हो गए हैं, उसमें इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराया जाता है, ईएमजी। या फिर आइमो आइमोट्रोफिक लेटरल स्क्लेरोसिस, स्क्लेरोसिस का एक टाइप रहता है उसमें कराया जाता है। या मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के पेशेंट होते हैं, ब्रैकियल प्लेक्सोपैथी, कार्पेट टनल सिंड्रोम में, या कॉमन पेरोनियल नर्व डिसफंक्शन, फिमोरल नर्व डिसफंक्शन, गुलियन बेयर सिंड्रोम, फ्राइड्रिच अटैक्सिया, ऐसी बड़ी बड़ी बीमारियां हैं, ये आपके दिमाग में जाने दीजिए। मोनोन्यूराइटिस मल्टीप्लेक्स, मोनोन्यूरोपैथी, मायोपैथी, माइस्थेनिया ग्रेवियस, एक बीमारी होती है माइस्थेनिया ग्रेवियस, बहुत ही डेंजरस होती है, उसमें हाथ कांपने लगता है, बहुत कंपवात जैसा होता है, कंपन बहुत जाता है, कंपवात या फिर तांडववात ऐसे होते हैं, तो माइस्थेनिया ग्रेवियस। पेरिफेरल न्यूरोपैथी, पॉलीमायोसिस्टाइटिस, मतलब सारे मसल्स में इंफेक्शन है बहुत ज्यादा ऐसे में। या रेडियल नर्व डिसफंक्शन, साइटिक नर्व डिसफंक्शन, साइटिक नर्व काम ही नहीं कर रहा है, डिसफंक्शन है, उसमें हम लोग ये कराते हैं। या सेंसरी मोटर पॉलीन्यूरोपैथी, या शाई ड्रैगर सिंड्रोम, टिबियल नर्व डिसफंक्शन, अल्नर नर्व डिसफंक्शन, ऐसे में ईएमजी इलेक्ट्रोमायोग्राफी कराते हैं तो हमें अच्छे से पता चलता है। अभी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं तो बोलिए। इसके बाद में एक होता है ईईजी, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, ईईजी। तो इसमें हमें सीजर के डिसऑर्डर, जो मिर्गी के झटके आ रहे हैं,
तो जैसे ईसीजी कराते हैं वैसे ब्रेन का मैपिंग करा के ईईजी कराया जाता है, जो ब्रेन का सिग्नल किस तरह से आ रहा है। अगर जब झटके आ रहे हैं तो ईईजी से हमें ये पता चलता है कि झटकों की वजह से ब्रेन में कितना शॉर्ट सर्किट हो रहा है, वो हमें ईईजी से पता चलता है। उसका एक रेंज होता है, वो अगर ज्यादा अगर हो रहा है, स्पीड से हो रहा है, तो हमें पता चलता है कि सीजर की कंडीशन में है। इस तरह से ब्रेन ट्यूमर को पता लगाना है, ब्रेन डैमेज हेड इंजरी की वजह से हो रहा है तो ब्रेन में स्वेलिंग है, इन्फ्लेमेशन है, या स्पाइनल कॉर्ड में, तो ईईजी से पता चलता है। अल्कोहलिज्म में ब्रेन में कितना अफेक्ट हुआ है वो ईईजी से पता चलता है। या साइकेट्रिक डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, मेटाबॉलिक या डिजेनरेटिव डिसऑर्डर हो रहे हैं जिससे ब्रेन में अफेक्ट हो रहा है, वो हम ईईजी से पता लगाते हैं। इसी तरह से ईईजी से हम लोग स्लीप डिसऑर्डर, किसी को नींद अच्छी नहीं आ रही है, सपने में बहुत वो कुछ ना कुछ ऐसे उल्टा पुल्टा देख रहा है, बहुत बेचैन है, तो वो ईईजी से पता चलता है। ईईजी जो रहता है एक्सरे, जो ईसीजी जैसे ग्राफ में निकालते हैं वैसे ईईजी निकालते हैं, आप लोगों ने देखा भी होगा। तो ब्रेन एक्टिविटी का पता चलता है। अगर पेशेंट पूरी तरह से एनेस्थीसिया में है तो वह भी हमें ईईजी से पता चलता है। अगर कॉन्शियसनेस चला गया है या ब्रेन डेथ हो गया है वह भी हमें ईईजी से पता चलता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से एक होता है पेट स्कैन, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन। दो ब्रेन पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी पेट स्कैन जो रहता है वो एक इमेजिंग टेस्ट है। उससे हमें, वो हम लोग क्या करते हैं कि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डालते हैं ट्रेसर, तो हमें डिजीज या इंजरी ब्रेन में कहाँ हुआ है वो पता चलता है। जैसे कि एमआरआई तो बहुत अच्छा है, लेकिन और सीटी स्कैन भी अच्छा है जिससे हमें ब्रेन का स्ट्रक्चर पता चलता है, लेकिन पेट स्कैन जो है वो और ज्यादा पावरफुल है, और ज्यादा अच्छा से वो स्क्रीनिंग करता है। उससे हमें ये पता चलता है कि ब्रेन और उसके टिश्यू कितना वर्क कर रहे हैं। पेट स्कैन और ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और हाई टेक्नोलॉजी का पीईटी, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी स्कैन, ये होता है। तो इससे हमें ब्रेन ट्यूमर या कैंसरस या नॉन कैंसरस ट्यूमर के बारे में और ज्यादा अच्छे से पता चलता है। ये सेलुलर और टिश्यू का मेटाबॉलिज्म ये पता लगाता है, ब्लड फ्लो कितना हो रहा है वो पता लगाता है। सीजर डिसऑर्डर जो मेडिकल थेरेपी से पता नहीं चल रहा है, जैसे कि सेप्टिसीमिया हो गया है, हमने बहुत सारे एंटी कन्वर्जेंट दवाइयां दिया, लेकिन वो सीजर आ ही रहा है बार बार, मतलब मिर्गी का झटका आ ही रहा है, कंटिन्यू आ रहा है वहां पे। इसी, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट। हेलो, हाँ बोला। हाँ, तो ये ना हमें मेडिसिनल थेरेपी से अगर पता नहीं चल रहा है तो सीजर डिसऑर्डर से हमें पता चल जाता है। इसी तरह से एल्जाइमर्स डिजीज है या डिमेंशिया है, पेशेंट अगर बुद्धि भ्रंश हो गया है, स्मृति भ्रंश हो गया है, उसको अगर हमें हमें पता चलाना है तो पेट स्कैन से हमें पता चलता है। इसी तरह से अगर इंजरी हुई है ब्रेन में, या फिर ड्रग एब्यूज हुआ है, कोई ऐसा ओवरडोज मेडिसिन का चला गया है, या फिर कोई भी और भी हमें ब्रेन की एक्टिविटी को जानना है तो पेट स्कैन, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, एमआरआई से भी ज्यादा अच्छा है, उसमें क्लियर क्लियर पिक्चर आता है। उसी तरह से पार्किंसन डिजीज है, उसमें ब्रेन में कैसी एक्टिविटी हो रही है, डोपामाइन सिक्रीट हो नहीं हो रहा है, तो क्या क्या उसमें अफेक्ट हो रहा है ब्रेन में, ब्रेन की एक्टिविटी कैसी हो रही है, वो सब हम लोग पेट स्कैन से पता चलते हैं। तो ये सीटी स्कैन और एमआरआई स्कैन से तो हमें पता ही चलता है, लेकिन स्पेसिफिक एरिया ब्रेन का उसको अगर हमें देखना है तो उसमें या फिर कोई सर्टन प्रॉब्लम है जो हमें सीटी स्कैन या एमआरआई से नहीं पता चल रहा है, वो हम लोग पेट स्कैन से ही पता चला देते हैं। जी, अभी आप लोगों को कुछ और बोलना है तो बोलिए, ऐसे टाइम हो गया है। मैंने अभी तो 1/4 ही बताया है, ऐसे बहुत सारे और टेस्ट होते हैं न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, अभी मैं ये कल बताऊंगा। अभी क्योंकि 8 बज गए हैं, मेरे पेशेंट का आने का टाइम हो गया। आप लोग को आज का लेक्चर कुछ काम आया? अभी मैंने थेरोटिकल बताया, अभी मैं इसका कल फोटो वगैरह भी दिखाऊंगा कि पेट स्कैन में हमें कैसे दिखता है, एमआरआई में कैसे इमेजेस आते हैं, एक्सरे में कैसे आते हैं, तो आप लोग को और अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अभी का सेशन बंद करता हूँ। आप लोग 9 बजे मिलिए, हम लोग क्लिनिकल संभाषण शुरू करेंगे। थैंक यू, प्रणाम।